ओपनिंग बैलेंसेस। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले ले कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट नहीं है जो मटेरियली अफेक्ट करे करंट पीरियड बैलेंसेस को, यानी ओपनिंग बैलेंसेस में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इसके रिगार्डिंग हम ऑडिट प्रोसीजर्स करके चलेंगे। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने वो यहां पे इन्होंने लिख रखे हैं कि देखो, सबसे पहले आपने देखना है कि पिछले साल के जो बैलेंसेस थे वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए। ये आपको कैसे पता चलेगा? पिछले साल की आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट उठा लो। अगर आप पिछले साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट उठा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक से बैलेंसेस को ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है कि नहीं। दूसरा आपने देखना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, दीज हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड, इनको कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है, और जहां पे चेंज किया गया है दैट चेंज हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, उसको ठीक से अकाउंट और डिस्क्लोज फॉर किया गया है। फिर हम दो तरह के प्रोसीजर्स करते हैं। मैंने कहा दो तरह के प्रोसीजर्स कौन से होते हैं? स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और एडिशनल प्रोसीजर्स। यानी एक तो हम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करके चलते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस की टेस्टिंग वगैरह करके चलेंगे कि उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, हम जो करंट पीरियड में ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हैं उससे भी हमको ऑडिट एविडेंस मिल जाता है रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग सारे ऑडिट प्रोसीजर्स। बट सर एक बात बताओ, अगर ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो फिर हम कौन सा ओपिनियन देंगे? तो मैंने कहा दो चीजें ध्यान रखना। अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या एडवर्स ओपिनियन दोगे। वो आप सबको पता है कब क्वालिफाइड कब एडवर्स, आपने बस इतनी सी बात यहां पे लिख के चलनी है। सर दूसरा केस बताओ, मैंने कहा क्या होगा? दूसरे केस में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो मुझे बताओ कौन सा ऑडिट ओपिनियन आएगा? सर उस केस में हम देंगे या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दोनों ऑप्शंस हमारे पास पॉसिबल है। तो यही बात आपने यहां पे करके चलनी है। नवंबर 2019 में यही क्वेश्चन आपके पास आया था, जिसमें आपने बताना था सर क्या चीज को लेके कि आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे रिगार्डिंग द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो वो बातें मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली, प्लस किस तरह से आप अपना ऑडिट ओपिनियन देंगे इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, वो बात भी हमने यहां पे डिस्कस करके चल दी। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए क्या ये बातें क्लियर हैं? फटाफट बताइए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे 510 का, ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए, ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जल्दी से बताइए। इज दिस पॉइंट क्लियर? फटाफट बताइए यस और नो प्लीज, जल्दी से बताइए। यस सर, गुड तेजस। तेजस आज ना एकदम तेजस एक्सप्रेस की स्पीड में काम कर रहा है। तेजस बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया बात बताई। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज एक बार आप खुद देख लीजिएगा। मास्टर क्वेश्चन इसको मैं कहता हूं, इसमें ओपनिंग बैलेंसेस की आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ इसमें तड़क भड़क वाली चीज नहीं है। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिएगा। अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए क्या क्या होना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए और जल्दी से बताइए आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। फटाफट बताइए। विशाल, इट्स अ लाइव रिवीजन क्लास, ये लाइव ही रहेगी, ठीक है? प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए और बताइए क्या क्या करना चाहिए। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, सीए जिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। फटाफट बताओ। बताइए क्या क्या 4-4 5-5 बातें इसमें आएंगी। फटाफट फटाफट। नीलपा जी नहीं, आपको नोट्स रेफर करने चाहिए आई फील, एंड जो आपको अजीब चीज लगे, जो भी आपको अजीब चीज लगे क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस को आप मार्क करके चल सकते हो लास्ट डे के लिए, जहां पे आपको लगता है कि चीजें आपको क्लिक नहीं कर रही। जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए ना क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा एक बार बताओ। व्हाट विल बी द केस, जल्दी से बताइए। सर इसमें हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेमर करेंगे, ऐसे कुछ भी कर दोगे, कुछ भी चलेगा, ऐसे नहीं होता। तो तुमको सबसे पहले एक चीज समझनी है, गॉट हिज फर्स्ट ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जब तुम पढ़ते हो गॉट हिज फर्स्ट ऑडिट असाइनमेंट, तुमको ऐसे 510 की खुशबू आएगी, ठीक है सर? फिर हमने क्या किया सर, हमने ना एक ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दिया, ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दिया ऑन द अफर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट दैट देयर आर नो रिसीट्स एंड फर्दर क्रेडिट्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या मैं मैनेजमेंट की अफर्मेशन पे, क्या मैं मैनेजमेंट की अफर्मेशन को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मान सकता हूं? द आंसर इज नो।
अगर मैनेजमेंट ने कोई अफर्मेशन दी है, कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है, तो इट इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्योंकि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, यहाँ पे ऑडिटर बुद्धू है। सर ऑडिटर बुद्धू है, ये बात हमने प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ी थी। मैंने कहा कौन से क्लॉज में? क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल कहता है अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज। तो मेरे दोस्त आपको यही बात समझनी पड़ेगी, यहां पे इसकी फेलियर है टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड ही इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट व्हाइल कैरिंग आउट द ड्यूटीज। तो यहां पे एक ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी हो जाएगा। तो आपने तीन चीजों की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है और बातें करनी है। सबसे पहले तो ऐसे 510 हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करें कि उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को ठीक से कैरी फॉरवर्ड किया गया कि नहीं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद आप ऐसे 580 की बात करोगे कि भाई हम ऐसे 580 के हिसाब से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को नेसेसरी ऑडिट एविडेंस मानते हैं बट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मानते। इस वजह से हमको अपने बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स यानी अगर कोई अकाउंट रिसीवेबल है 190 लाख का, अगर कोई अकाउंट रिसीवेबल है 190 लाख का, तो 190 लाख के लिए हमको चेक करनी पड़ेंगी उसकी सारी अजर्शन। सर ये अजर्शंस कौन सी हैं? ERCV। क्या आपने अकाउंट बैलेंस के रिगार्डिंग अजम्पशन पढ़ रखी हैं? जो भी अकाउंट बैलेंस के रिगार्डिंग अजर्शंस होती है वो आपने पढ़ रखी है? हाँ सर हमने पढ़ रखी है। उन्हीं अजर्शंस की आपने बात करनी है कि अकाउंट बैलेंस के लेवल पे हमको सारी अजर्शंस चेक करनी पड़ेंगी। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, सारी बातें बतानी पड़ेंगी और ऐसे 580 के हिसाब से बताना पड़ेगा कि वही जो बात मैंने आपको बोली, मैं बोल बोल के थक गया, आप सुन सुन के थक गए कि इट इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट नॉट अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड लास्ट में आप बोलोगे ही इज आल्सो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो दिस इज व्हाट आई कॉल अ ट्रू मास्टर क्लास क्वेश्चन। तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है, ऐसे 510, ऐसे 580 और हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। जल्दी से बताइए इज दिस पॉइंट क्लियर? फटाफट बताइए यस और नो। यस सर ये क्लियर है। ऐसे 520 का क्वेश्चन करते हैं। ऐसे 520 का ये क्वेश्चन क्या कहता है? In the audit of DEF Limited, sir DEF Limited में auditor made the use of certain analytical procedures with regard to certain key data in the statement of P&L. ठीक है, नॉर्मल सी बात लिखिए, कुछ भी नहीं था इसमें। The results obtained showed inconsistency with the other relevant information. State the course of action that the auditor should take to ensure the risk of material misstatement could be contained to a low level fixed as per the materiality level. तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि ये क्वेश्चन मटीरियलिटी का है। क्या ये क्वेश्चन मटीरियलिटी का है या एनालिटिकल प्रोसीजर्स का है? सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे पता चला? यहां से। अब यहां पे बात कर रहे हैं मटीरियलिटी का, तो 320 लिखेंगे या 520? द आंसर इज 520। हमने 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने कहा किस बारे में? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अगर हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं और हमको वाइड डेविएशन मिलते, वाइड डिस्क्रिपेंसीज मिलते, तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? मैंने कहा मैनेजमेंट को पकड़ के। हम मैनेजमेंट को पकड़ेंगे, उनसे इंक्वायरी करेंगे और जो वो रिस्पॉन्स देंगे टू द इंक्वायरी उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस लेंगे प्लस एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। अगर हमको लगता है कि मैनेजमेंट ने जो रिस्पांस दिया है वो हमारे लिए काफी नहीं है या फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करके भी हमको अल्टरनेट एविडेंस सही नहीं मिल रहा, तो फिर हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करके चलेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे 520 इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पांस प्लस परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स कब करने पड़ते हैं? ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, द नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अराइज when management is unable to provide the explanation। या तो मैनेजमेंट हमको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन along with the audit evidence inadequate है, हमारे लिए वो adequate नहीं है, it is not considered adequate, तो फिर हमको additional audit procedures करने पड़ेंगे। तो आप बस दो बातें ध्यान में रख के चलना, मैनेजमेंट से इंक्वायरी, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस प्लस एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करके चलने पड़ेंगे। यही दो बातें बस आपने ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। 520 का एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, May 19 ओल्ड सिलेबस में आया था, पेरोल कॉस्ट और रेंट वाला खर्चा, रेंट की जो इनकम होती है आप कैसे चेक कर सकते हो? बहुत सिंपल है, रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। राइट सर, अब बात करते हैं 530 ऑडिट सैंपलिंग। तो देखो ऑडिट सैंपलिंग में भी सबसे पहला क्वेश्चन आईसीआई का फेवरेट है, सैंपलिंग रिस्क क्या होती है? तो दो तरह की सैंपलिंग रिस्क होती है। हमको लगता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते वक्त कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं जबकि वो इफेक्टिव नहीं है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हुए चलता है, हमको पता लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ये जो कंक्लूजन है इसमें क्या होता है, हम गलत ओपिनियन दे बैठते हैं, गलत ओपिनियन दे बैठते हैं, यानी इट अफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। तो ये एक बहुत बड़ी सैंपलिंग रिस्क है। दूसरी चीज, हमको सैंपल्स को देख के लगता है कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है
जबकि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, तो हमको ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हुए हमको लगता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो फिर हम जब ज्यादा टेस्टिंग करते हैं तो हमको पता लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो सेकंड वाले केस में हमारी मेहनत बढ़ रही है, जहां मेहनत बढ़ती जाएगी वहां हमारी एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड वाला जो केस है वो हमारी एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। यही दो बातें यहां पे लिख रखी हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बारे में और सैंपलिंग रिस्क के बारे में। जल्दी से बताइए क्या ये बात क्लियर है? फटाफट बताइए यस और नो। एक इफेक्टिवनेस को खराब करता है, एक हमारी एफिशिएंसी को खराब करता है। बस ये दो छोटी सी बातें आपने ध्यान में रखनी है एंड आपका काम डन डन डन। राइट सर, वेरी गुड गायत्री। अब बात करते हैं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट की। तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अप्लाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपलिंग। यानी आप टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट में बोलते हो कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट करूंगा और इस अमाउंट तक मैं सारी टेस्टिंग करके चलूंगा। तो इस अमाउंट के लिए मैं अश्योरेंस लेके चल रहा हूं कि भाई अगर सपोज मैंने अमाउंट सेट कर दी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की अमाउंट सेट कर दी, तो 1 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी मैं चेक कर लूंगा। अब 1 लाख रुपए तक की सारी ट्रांजैक्शन मैं छोड़ दूंगा इसके नीचे वाली। तो यहां पे मैंने एक मॉनेटरी अमाउंट सेट कर दी, जहां पे मैंने एक एप्रोप्रिएट अश्योरेंस ले ली कि दिस अमाउंट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। यानी जो भी एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इससे ऊपर वाली होगी वो तो मैं पकड़ ही लूंगा, बिकॉज एज एन ऑडिटर मैं 1 लाख रुपए से ऊपर वाली ज्यादा सारी चीजें चेक कर रहा हूं। सो दिस इज द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड यहां पे आपको फीलिंग आनी चाहिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की। तो यही बात यहां पे ये बोल देते हैं that tolerable misstatement is the application of performance materiality to sampling procedures. It may be the same amount or an amount lower than performance materiality. बस इतनी बात आप ध्यान में रख के चलिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट सर। Now comes the question number 3, सबसे फेवरेट क्वेश्चन आईसीए का, सबसे आसान क्वेश्चन। आईपीसीसी में भी आपने बहुत बार पढ़ा था, सीए फाइनल में भी सबसे आसान क्वेश्चन है। कितने तरह के मेथड्स हैं ऑफ सैंपलिंग? तो आपको सबको पता है, रैंडम सैंपलिंग होती है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन होती है, ब्लॉक सिलेक्शन होती है, हैफेजार्ड सिलेक्शन होती है। यही 4-5 मेथड्स, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग होती है। यही हमारे 3-4 मेथड्स होते हैं सैंपलिंग के, इसमें कुछ भी नहीं है। सो दीज आर द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द सैंपल्स। तो याद रखना, प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द सैंपल्स में ऑडिट प्रोसीजर्स मत लिख के आ जाना, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सैंपल यही 4-5 तरीके के मेथड्स होते हैं। यस प्लीज बताइए, क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? गुड शशांक, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग याद रखना है आपने। वेरी गुड, डन। बताइए क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? फिर हम बढ़ते हैं एसए 540 की तरफ। गुड, ग्रेट। अब आती है बात एसए 540 की, वन ऑफ माय फेवरेट एसए। सर ये एसए किसकी बात करता है? ऑडिटिंग। मैंने कहा क्या? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जितने भी मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, मैनेजमेंट बड़े तरह के एस्टिमेट्स बना के चलता है, उन एस्टिमेट्स को हमको ऑडिट करना है, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखो पूरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक नंबर ऐसे का ही होता है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैंने कहा क्या है क्वेश्चन? व्हाइल ऑडिटिंग रियल लिमिटेड यू ऑब्जर्व दैट सर्टेन मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस हैव बीन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट। इग्नोर, पहली लाइन को इग्नोर, कुछ भी नहीं था इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, मेन एज एन ऑडिटर हाउ डू यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो मैंने कहा सबसे पहले आपने ये समझना है कि कौन सा एसए है। मैंने कहा 540। कैसे पता चला? मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे आपने एसए 540 की खुशबू ले ली। क्वेश्चन पेपर में यही तो दिक्कत आती है, हमको ऐसे पहचान में नहीं आता। हम पहुंचेंगे कैसे टॉपिक तक जब तक ऐसे पहचान में नहीं आएगा? तो मैंने कहा सबसे पहली लाइन में आपने बहुत सारी बातें पढ़ी, बट एक मेन बात जो आपने पढ़ी थी वो यही थी, बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट। अब आपने क्या करना है? मिनिमाइज करनी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? कि मिसस्टेटमेंट हो सकती है। मिसस्टेटमेंट मतलब डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी। सर एसीपीडी का क्या मतलब होता है? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने कर रखी है एंड जो रिक्वायर्ड है एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो सबसे पहले हमको एफआरएफ को समझना है। अगर बात आई है मिनिमाइज करने की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो पहले बताओ ना मिसस्टेटमेंट होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। मैंने कहा डिफरेंस किसके बीच में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले ये समझ लो ना एफआरएफ क्या चाहता है। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ।
फिर ये देखो मैनेजमेंट ने उसके लिए क्या किया है, यानी मैनेजमेंट ने कैसे आइडेंटिफाई करे वो टीईसी। सर टीईसी का क्या मतलब है, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, कंडीशंस। कैसे मिली वो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस व्हिच गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टीमेट। और फिर मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाने का तरीका देख लेंगे, कैसे उसने डेटा उठाया, क्या उसने कोई एक्सपर्ट यूज किया, क्या उसने अजम्पशंस यूज करी, क्या उसने मेथड यूज किए, क्या उस मेथड में कोई चेंज आया। बस यही 4-5 बातें हमको समझ के चलनी है और यहां आपका आंसर पूरा बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। हमको मिनिमाइज करनी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट किस वजह से होती है? ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द वन व्हिच आर रिक्वायर्ड एज पर एफआरएफ। तो मैंने कहा सबसे पहले यही समझ लेते हैं एफआरएफ क्या चाहता है। उसके लिए फिर मैनेजमेंट ने कैसे आइडेंटिफाई करे ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस व्हिच गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। और फिर हम एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस समझ लेंगे। एस्टिमेशन बनाना आसान मुश्किल काम नहीं है। अपने को क्या करना है, सिर्फ डेटा लेना है, उस पर अजम्पशंस डालनी है, मेथड्स डालनी है, देखना है कि कोई मेथड में चेंज तो नहीं आया, क्या उसने कोई एक्सपर्ट तो नहीं लगाया, उस पर क्या इंटरनल कंट्रोल से। बस यही 4-5 बातें हमको ध्यान में रखनी है और यहां हमारा काम पूरा हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एमटीपी अप्रैल 21 एंड मार्च 18 क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब, आ तो सकता है, राइट। जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? कैसे आया 540? मैंने बताया तृप्ति जी, बताया स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया 540 कैसे आया। कैसे आया? अरे मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाए और उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिड्यूस करनी है ना, तो एस्टीमेट के लिए तो एक ही ऐसे है 540, राइट। जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? गॉट इट, गुड 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 गुड। क्या तृप्ति जी क्लियर है आपको अब ये बात? जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ, यस और नो। यस सर। चलो जी अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सर क्वेश्चन नंबर 2 किसकी बात करता है? पर अगेन एक बार रीड करेंगे, समझेंगे क्या कहना चाहता है और समझेंगे कि कैसे हमको अंदाजा लगेगा कि हमको इसी की बात करके चलनी है। मिस्टर एल, ठीक है। Mr. L, while conducting the audit of ABC Limited, observed that substantial amount is recognized in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation in the financial statement. He wants to obtain the written representation from the management to determine whether the assumptions and estimates are reasonable. मुझे सबसे पहले बताओ, ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री और वारंटी ऑब्लिगेशन, क्या ये दोनों हमने एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं? इन द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स जो कि फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स नहीं होते, जल्दी से बताओ यस और नो। हाँ सर 540 में जो हमारे नोट्स हैं उसमें हमने पढ़ रखा है दैट ये दोनों एग्जांपल्स होते हैं ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स व्हिच आर नॉट फेयर वैल्यू इन नेचर। ठीक है सर। इसके रिगार्डिंग हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, तो क्या मैं बोल दूं ऐसे 540 का क्वेश्चन है और उसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है। क्या ये बात बताओ, ये आपको बात समझ आ गई कि यही दो बातें ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री या वारंटी ऑब्लिगेशन अल्टीमेटली है तो अकाउंटिंग एस्टिमेट ही, कोई और ऐसे तो यहां पे रिलेट हो नहीं पा रहा। यस सर, नहीं हो पा रहा। अब जब ये दो बातें हमने पढ़ ली और हमको एक अंदाजा लग गया कि एक अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात हो रही है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक की डिस्कशन हो रही है, तो एग्जामिनर मुझसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में मेरी टिप्पणी चाहता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। तो ऐसे 540 की बात लिखेंगे और ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला जो टॉपिक है उसमें हमको 4 चीजें डिस्कस करनी है। सर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है? पहली बात, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस था ऑफ मेकिंग द एस्टिमेट्स वो एकदम सही था, उसमें जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस लगाई वो बिल्कुल सही थी, प्लस जो भी इसके टॉपिक, आपको याद है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक के ऊपर डिस्क्लोजर वाला टॉपिक दे रखा है, एक बार फटाफट देखो अपने नोट्स, में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला जो टॉपिक है ना उसके ऊपर डिस्क्लोजर वाला टॉपिक दे रखा है। तो आपने पहले तो भाई साहब एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की बात कर ली कि भाई वो जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो एकदम बढ़िया है, प्लस हमारी जो assumptions है वो दोनों एप्रोप्रिएट है, प्रोसेस भी सही है, assumptions भी सही है, उसके ऊपर जो डिस्क्लोजर दे रखे हैं वो भी सही है। तो आपने बात बोलनी है कि भाई डिस्क्लोजर्स कंप्लीट है और कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ जिस वजह से हमको अपना एस्टीमेट चेंज करना पड़े। तो आप 4 चीजों पे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हो। फिर से एक बार मेरे को रिकलेक्ट करा दो सर क्या क्या 4 चीजें थी? मैंने कहा 4 चीजें सर, सबसे पहले ये थी कि जो हमारा एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है वो एप्रोप्रिएट है। सर एप्रोप्रिएट से एक और वर्ड बताओ। मैंने कहा जो हमारा क्या कहते हैं assumptions हैं वो भी एकदम एप्रोप्रिएट है, दोनों चीजें एप्रोप्रिएट है, प्रोसेस भी एप्रोप्रिएट है, assumptions भी एप्रोप्रिएट है और जो ऊपर दिए गए डिस्क्लोजर्स है वो भी एप्रोप्रिएट है। ना कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ जिस वजह से हमको अपने एस्टिमेट चेंज करने पड़े। बस ये 4 बातें आपने इसमें ध्यान लगा के चलनी है और कुछ भी नहीं करना। अगेन नवंबर 19 न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, कैन गेट रिपीटेड इन एग्जाम, तो ध्यान रखिए हम चलेंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बात करता है? वो कहता है
ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात बताओ विच गिव राइज टू लोअर लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो कौन से हैं जिनमें लोअर लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है? तो आपने बस यही बोलना है कि भाई मैगी की बात हम करते हैं इसमें जनरली कि मैगी को बनाने का मेथड बड़ा सिंपल है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल, नॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट इज सिंपल एंड कैन बी अप्लाइड इजीली, प्लस इट इज वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड, और हमको क्या करना होता है, इट इज रेडिली अवेलेबल, जहां जाओ वहां जाके मिल जाती है, और फिर हमने बताना है इट इज फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, प्लस इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स। यही बातें आपने यहाँ पे डिस्कस करके चलनी है कि मेथड इज सिंपल, सिंपल है तो इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल, सिंपल है तो इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स। यही 3-4 बातें आपने इसमें डिस्कस करके चलनी है और कुछ भी नहीं करना, जस्ट लाइक मैगी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, मजा आ गया। राइट सर, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 किसकी बात करता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक बार रीड करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो और मुझे बताओ इस केस में क्या करना चाहिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, जल्दी से रीड कीजिए और बताइए। राइट प्रियांक, राइट, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। मैं बताता हूं तो हुआ क्या है कि क्या ऑडिटर प्रायर पीरियड जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स थे, ऐसा तो नहीं है पहली बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट बना रही है, पिछले साल भी बनाए थे, तो जो पिछले साल अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाए थे वो एक्चुअलाइज भी तो हुए होंगे। एक्चुअलाइज मतलब मैंने तो एस्टीमेट किया था कि खर्चा 100 करोड़ रुपए होगा, एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ ये देखना जरूरी है, और ये देखना जरूरी है, इसके लिए ऑडिटर को किसने कहा? मैंने कहा ऐसे 540 ने। ऐसे 540 ने सिंपल सी बात बोली, रिक्वेस्ट करी ऑडिटर को कि ऑडिटर जी इस बार के तो अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक ही कर रहे हो, ये भी तो देख लो पिछली बार जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बनाए थे उनका एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया। तो ये चीज ऑडिटर को करनी चाहिए, ये बात ऐसे 540 में लिख रखी है। प्लस ये भी लिख रखा है कि ये करने का मतलब ये नहीं कि हम मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई उसने एस्टीमेट ठीक बनाया कि नहीं। इसमें इन्होंने ये लिखा कि ऑडिटर ये बात जानता है, ये बात मानता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट होंगे दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एस्टीमेट, वो बात हो सकती है, बट ये करके इसको क्या मिलेगा? मैंने कहा 3 चीजें मिलेंगी, यही बात हमको जाननी है। सर सबसे पहले तो इसको पता चल जाएगा कि पिछली बार जो मैनेजमेंट ने प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाए थे उसका प्रोसेस कितना इफेक्टिव था। अगर वो प्रोसेस इफेक्टिव था तो हमको पता चल जाएगा इस बार का भी प्रोसेस इफेक्टिव होगा। दूसरी चीज, हमको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा रिगार्डिंग द रीएस्टिमेशन, यानी अगर पिछली बार हमने कोई एस्टीमेट बनाया था, हमारा कोई लीगल केस चल रहा था, हमने प्रोविजन बनाया था और इस बार भी हमने प्रोविजन बनाया, तो क्या प्रोविजंस में कोई डिफरेंस आया तो रीएस्टिमेशन के बारे में पता चल जाएगा। प्लस हमको मिल जाएगा एविडेंस रिगार्डिंग द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कि यहां पे दिक्कत कितनी है। सर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का मतलब ही यही है कि हमारा जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है वो एक्चुअल रिजल्ट से कितना ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, जितना ज्यादा डिफरेंट हो सकता है उतनी ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग भी हमको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा। तो 3 चीजों के बारे में पता चल जाएगा, क्या क्या? एक तो इफेक्टिवनेस ऑफ एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, दूसरा हमको ये पता चल जाएगा कोई रीएस्टिमेशन तो नहीं हुई, एंड तीसरा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। ये तीनों जवाब हमको मिल जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे हमको पता चल जाएगा मैनेजमेंट बायस तो नहीं है, हमको पॉसिबल मैनेजमेंट बायस के बारे में पता चल जाएगा। एंड इस बायस के बारे में जानने के लिए एक ही तंत्र मंत्र है जो हमारी हेल्प कर सकता है, वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की मदद से हम जान सकते हैं कि मैनेजमेंट कितना बायस्ड है, मैनेजमेंट कितना अजीब तरह से एस्टिमेट्स बना के चल रहा है, वो बायसनेस हमारे सामने आ जाएगी। एंड याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, द रिव्यू इज नॉट इंटेंडेड टू कॉल इनटू क्वेश्चन द जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट, सो द मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिफ्यूजिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। अगर ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी, अगर इंफॉर्मेशन मांग रहा है रिगार्डिंग द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द एस्टिमेट्स तो वो बात मैनेजमेंट को बतानी पड़ेगी। यही बात आपने यहां करके चलनी है, यही बात आपको यहां पे करके चलनी है। यस और नो, जल्दी से बताइए क्या ये बात क्लियर है? फटाफट बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? ग्रेट। सो प्रिया जी कह रही हैं सर जब आप करा रहे हो तब तो बड़ा आसान लग रहा है। प्रिया जी जब एक बात बताऊं, जब आप बैठते हो ना और जब आप खुद क्वेश्चन कर रहे होते हो, सोचा करो क्यों ये आंसर आया जो आया। हम क्या करते हैं ना, जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वहीं हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी तो करो कि इस क्वेश्चन का आंसर यही क्यों आया,
क्या आपने क्वेश्चन देख के सोचा क्या आंसर आना चाहिए? तभी मैं हर क्वेश्चन में आपसे ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सोचो, क्यों ऐसे 540, क्यों हमारा यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है जो हम यहाँ पे आंसर में लिख के चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा एग्जाम हॉल में हमको सारी चीजें क्लिक कर जाएंगे अगर हम सिर्फ रीड करके गए होंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव दैट इज मेड बाय आईसीआई व्हाइल फ्रेमिंग दीस क्वेश्चंस एंड फ्रेमिंग द आंसर्स, राइट? गॉट इट? गॉट इट? यस सर, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? फटाफट बताओ यस और नो। अगर क्वेश्चन नंबर 4, अरे कितने क्वेश्चन है यार इस वाले में? हैं 2-3 क्वेश्चन और हैं सर, चलो जल्दी से करके चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार कि कौन कौन से एरिया में हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहती है। तो हमने तो बोला था ना मोदी जी। सर मोदी जी का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो जो मॉडल है वो हमारा खुद का एंटिटी डेवलप्ड स्पेशल मॉडल है। सर ओ का क्या मतलब? उसमें हमने MO तो ये बोल दिया था। सर डी का क्या मतलब था? हाईली डिपेंडेंट ऑन द जजमेंट। एंड उसके बाद हमने बोला था सर एक चीज और थी कि इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट, हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल, और हमने एक और बोला था अकाउंटिंग एस्टिमेट्स which are used not calculated using the recognized measurement technique। तो यही 3-4 बातें आपने इसमें ध्यान में रख के चलनी थी, राइट सर? प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, एटलीस्ट यूज 70% ऑफ इंग्लिश। श्रवण जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? हाँ, कैम इंस्टेड ऑफ मोर देयर इज अ क्वेश्चन आंसरिंग एंड कैन यू प्लीज क्लैरिफाई। शिवानंद बात करते हैं ना आराम से इसके बारे में। जल्दी से इस पॉइंट को देख लो यार, बहुत आसान है, 3-4 पॉइंट्स आपने याद में रखने हैं और कुछ भी नहीं है। और हमने यहाँ पे बात करनी थी सर क्या? Factors that may influence the estimation uncertainty when associated with accounting estimate। again this is a proper memory technique वाला क्वेश्चन। एक बार प्लीज जो भी क्लास वाले बच्चे एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। मैं हिंट दे देता हूँ, नेहा कक्कड़, हिंट दे देता हूँ, नेहा कक्कड़ वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद आ जाएंगे। कैसे याद रहेगा? एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा कहां होती है? मैंने कहा इंडियन आइडल में, कि इंडियन आइडल कौन जीतेगा। तो प्लीज इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में है? कि हाउ यू एज एन ऑडिटर, हाँ, हाउ यू एज एन ऑडिटर कैन इवेल्युएट दिस अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इन्वॉल्व्स significant risk and what if the management has not addressed the effects of estimation uncertainty। तो सबसे पहले आपने ना इसमें यही देखना है कि significant risk और मैनेजमेंट के, आपके और मैनेजमेंट के बीच में अब लड़ाई होगी। जितने भी बच्चों ने मेरे से क्लास ले रखी है हम सबको पता है कि क्या होता है सर इस केस में, मैनेजमेंट और हम दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। यानी अगर मैनेजमेंट ने जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए तो उसके पास पक्की बात है और भी ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस थी और भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स थे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने कैसे कंसीडर किए ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस और आउटकम्स, प्लस जो अजम्पशन मैनेजमेंट ने यूज करी, ध्यान से समझना मेरी बात, जो अजम्पशन मैनेजमेंट ने यूज करी क्या वो अजम्पशंस रीजनेबल हैं? और रीजनेबलनेस कैसे पता चलता है? मैनेजमेंट के इंटेंशन से और एबिलिटी से। क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, प्लस मैनेजमेंट कहता है मैं करूंगा। हमने मैनेजमेंट से पूछा बस की है, बस की है, यानी वेदर इट इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। और फिर अगर आपको लगता है भाई मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टीमेट सही नहीं है तो मैनेजमेंट फिर अपनी ईगो पे ले लेगा, फिर मैनेजमेंट अपनी ईगो पे ले लेगा और बोलेगा आप ही मेरे को एक रेंज डिसाइड करके दे दो, इस रेंज में अकाउंटिंग एस्टीमेट बैठना चाहिए, यानी एज एन ऑडिटर आप ही मुझे बता दो मैं क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट निकालूं। तो यही 4 बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है। मैनेजमेंट ने कैसे कंसीडर करे ऑल्टरनेटिव आउटकम्स और अजम्पशंस, प्लस जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज करे क्या वो रीजनेबल थे। मैंने कहा रीजनेबिलिटी का टेस्ट कैसे पता चलता है सर? एबिलिटी और इंटेंशन, वेदर मैनेजमेंट हैज द इंटेंशन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, प्लस कहता है मैं करूंगा तो क्या उसकी एबिलिटी है टू कैरी आउट दैट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टीमेट पसंद नहीं आया। अगर पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ही मैनेजमेंट को बता दो इस पर्टिकुलर रेंज में अकाउंटिंग एस्टीमेट आना चाहिए। तो आपने लास्ट में यही बताना है। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड द इफेक्ट्स ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, डेवलप अ रेंज टू इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये काम आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। यस यस सर, क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए यस और नो। आर दीज 4 पॉइंट्स क्लियर? फटाफट बताओ, फटाफट बताइए क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? ओहो जल्दी से बताओ। जनता राज पुरोहित कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर कल हम क्या करेंगे? सर कल हम ऐसे 500 की पूरी सीरीज खत्म कर देंगे। मेरी बस अब कल एक ही मनोकामना है आपसे, ऐसे 500 के जितने भी बचे हुए एसेज है 550, 560, 570, 580, 4 एसेज है,
4 एसेज हैं गिन के 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो 550 560 570 580 ये 4 एसेज एकदम बढ़िया तरीके से कल आप रिवाइज करके आइए और ये क्वेश्चन भी हम बढ़िया तरीके से निपटा देंगे क्लास में। तो बस इसी तरह से मजेदार तरीके से खुश तरीके से पढ़ते रहिए एंड आई होप जल्दी आपको आपकी मंजिल मिल जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल फिर एक और ऐसे लाइव रिवीजन सेशन के